बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied some examples of algorithms. We have also done some activities regarding those algorithms. In this lecture, we will start our next topic, which is efficiency of algorithms. This is work for day 15. वर्क फॉर डे 15 स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ बातें बता दूं। बीच में हमने कुछ लेक्चर्स क्लास में पढ़े थे जब स्कूल ओपन हुए थे। अब दोबारा से स्कूल क्लोज हो चुके हैं, तो इस वजह से हम लेक्चर दोबारा अपने वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने यूट्यूब पे ख़त्म किए थे। यानी पिछला हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था उधर से ही हम आज से स्टार्ट करेंगे। उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और वो हमारा एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स है। ये लेक्चर प्री 9th और 9th क्लास दोनों के लिए, क्योंकि प्री 9th क्लास है उन्होंने कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। उनका जो सिलेबस है वो फ्लो चार्ट तक कंप्लीट है। वो अभी एल्गोरिथम का टॉपिक पहले पढ़ेंगे। वो आई थिंक 2 लेक्चर्स है लास्ट। वो मैं जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी तो मैं छोटा सा आइकन बना हुआ आता है वीडियो पे, वहाँ पे मैं वो दोनों लेक्चर्स की लिंक लगा दूंगा। वैसे भी आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। जो 9th क्लास है, जो ALP के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो है, उसके मुताबिक हम ये लेक्चर्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम पूरा सिलेबस देखेंगे, क्योंकि इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो प्री 9th वाले बच्चे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने सिलेबस पूरा पढ़ना है, उनको फ़ायदा हो जाएगा, उन्होंने हर एक चीज़ पढ़नी है इस चैप्टर की, इस बुक की। और जो बाहर के बच्चे हैं जो हमारे स्कूल के नहीं हैं, या कोई भी लेक्चर बाहर से देखता है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का या कोई भी बच्चा देखता है, तो उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि अगर हम ALP से पढ़ेंगे तो सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, कुछ बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, तो वो फिर पूरा चैप्टर का फ्लो नहीं बनेगा हमारा। तो इसलिए ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ ये पूरे बुक के, मतलब पूरे चैप्टर के तमाम टॉपिक्स के हैं। ये कंटिन्यूटी है हमारे लास्ट लेक्चर्स की। लास्ट लेक्चर नंबर हमारा 15 था, उसमें हमने एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गोरिथम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा नया टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स। ये हम स्टार्ट करते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स हैं 9th क्लास के पास, वो तो आपके सामने होने चाहिए चैप्टर नंबर 1 के। जो प्री 9th क्लास है उनके लिए मैं बता दूं, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन नंबर बोलूँगा आप उसी तरह पॉज करके वीडियो वो क्वेश्चन लिखते जाइएगा और उनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स आप खुद घर में प्रिपेयर करेंगे। 9th क्लास को नोट्स पहले ही मिले हुए हैं। जब लास्ट टाइम हमने जब स्कूल ऑफ हुए थे, जब बंद हुए थे, तब हमने जो नोट्स भेजे थे आप वही देख लीजिएगा 9th क्लास। प्री 9th क्लास वाले दोबारा से जैसे नॉर्मल नोट्स बनाते हैं वो क्लास में उसी तरह बनाते रहेंगे। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन जब मैं बोलूँ वीडियो पॉज कर लें, लिख लें अपनी कॉपीज़ पे, और फिर उसका निशान भी मैं साथ साथ बताता हूँ बुक में कहाँ से कहाँ तक है, तो वो आप निशान भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर 1 पहले कंप्लीट करेंगे। आई थिंक 3 to 4 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेक्चर्स में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, और जो 4th लेक्चर होगा, जो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और 4 9th क्लास जो है वो पढ़ चुकी है क्लास में, हम कंप्लीट कर चुके हैं दोनों चैप्टर। इसलिए डायरेक्ट हम शिफ्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 पे। ठीक है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है इस बुक का, सारा प्रैक्टिकल वर्क उसमें बहुत शामिल है, तो वो हम चैप्टर 5 पे शिफ्ट करेंगे। और जो प्री 9th वाले हैं वो भी डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 पे जाना चाहें तो जा सकते हैं, वो लेक्चर देख सकते हैं। नहीं तो वो चैप्टर नंबर 2 जो हमारे स्टार्ट के लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स भी इसी चैनल पे अपलोडेड है पहले से। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जो प्री 9th क्लास वाले हैं वो पहले चैप्टर नंबर 2 देख लें वीडियो से, या चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स में सबसे पहले हम देखते हैं क्या मतलब है इस टॉपिक का। एफिशिएंसी आपने लफ्ज़ बहुत बार सुना होगा। एफिशिएंसी का मतलब डिफरेंट आप जगह बोलते हैं, वैसे उर्दू में इसका जो मतलब है वो है मौसर, या आप एक और लफ्ज़ सुनते होंगे काबिल। ठीक है, आप कहते हैं ये बड़ा एफिशिएंट है, बड़ा काबिल है, बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हमने एफिशिएंसी देखनी है अपने एल्गोरिथम्स की। एल्गोरिथम्स हमने पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। सिंपल सब हिंट दे देता हूँ रिवाइज करने के लिए कि एल्गोरिथम्स होते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आप लिखते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और इन्हीं को अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में लिखें, पिक्चर्स की फॉर्म में लिखें, सिम्बल्स में लिखें, तो वो हम फ्लो चार्ट कहते हैं उनको। वो भी हम देख चुके हैं इस चैप्टर में।
तो देखते हैं कि एक एल्गोरिथम कैसे और कब एफिशिएंट होता है, वो कौन से ऐसे हमारे पास तरीके हैं या कोई ऐसे हमारे पास जिसको आप गेज कहते हैं, या ऐसी कोई क्या खास चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी करके बता सकते हैं कि ये एल्गोरिथम कितना मौसर है, कितना एफिशिएंट है। तो देखते हैं, यहाँ बुक में से 2 हमारे पास मैट्रिक्स बताए हैं। मैट्रिक्स क्या होता है ये अभी हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑन 2 मैट्रिक्स। अब आपके पास जो नया वर्ड है इस पूरी लाइन में वो है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि मैट्रिक्स आप कहते हैं किसी स्टैंडर्ड को या सिस्टम को, सिस्टम जो हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं उसको। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा SI यूनिट ऑफ सिस्टम, जैसे सिस्टम इंटरनेशनल जिसको आप कहते हैं, SI यूनिट्स जिसको आप कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। तो क्या है वो असल में? वो एक स्टैंडर्ड है किसी भी मेजरिंग क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहाँ पे बात हो रही है मैट्रिक्स की एल्गोरिथम के लिहाज से, मतलब एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड। कैसे मेजर होती है, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? ऑन 2 मैट्रिक्स, 2 हमारे पास स्टैंडर्ड्स है या सिस्टम्स है, ठीक है। आप इनका मतलब ये समझे कि 2 कौन सी चीजें हैं, जिस आप आसान लफ्जों में समझ लें वो कौन सी 2 चीजें हैं जिसको हम देख के कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है। आप इसको सिंपल वर्ड्स में 2 थिंग्स कह सकते हैं, लेकिन ये लफ्ज आपने पेपर में इसी तरह लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट हम असल में एल्गोरिथम के लिहाज से कह रहे हैं, हम यहाँ कोई फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर ऑफ स्टेप्स, पहला है नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स वो ले ले एल्गोरिथम। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि एल्गोरिथम सीरीज ऑफ स्टेप्स है, तो हमने देखा था स्टेप वाइज हम चलते हैं और एक एक स्टेप में हम पहले करते हैं स्टार्ट, फिर इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, आउटपुट, और इसके दरम्यान अगर हम डिसीजन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, गो टू स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो वो कह रहा है पहला हमारा मैट्रिक्स है नंबर ऑफ स्टेप्स, कि कितने स्टेप्स ले रहा है वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम। अच्छा, एक बार मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स है और ये जो दूसरा है स्टेप है स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, ये भी हम पढ़ते हैं। ये बेटा हर एल्गोरिथम के लिए डिफरेंट होगा। मतलब अगर एक एल्गोरिथम है उसके आपको पता है एक नहीं होता सोल्यूशन, मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। एक आदमी कोई और बनाएगा सोल्यूशन, एक दूसरा आदमी कोई और बना लेगा। तो इसलिए हम जो ये एफिशिएंसी देखते हैं एल्गोरिथम्स की, वो चाहे जितने भी उसके सोल्यूशन तक बन गए हो, हम क्या देखते हैं ये 2 चीजें उसकी क्या मेजर हो रही है। मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कितने ले रहा है वो, और स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, कि वो कंप्यूटर मेमोरी में, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें वो कितनी स्पेस ले। स्पेस का मतलब यहाँ सिंपल जगह कितनी ले रहा है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं भाई मेरे मोबाइल की इतनी स्पेस है, या मेरे मोबाइल की इतनी स्पेस कम हो गई, इतनी स्पेस रह गई है, तो ये हम देखते हैं कितनी जगह रह गई है उस पर्टिकुलर मेमोरी में, ठीक है, चाहे वो मोबाइल की हो या कंप्यूटर की हो। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आपको ये जो एरो डाला हुआ है, ये असल में बुक की लाइन्स है, मैंने उसको एरो में कन्वर्ट करने की कोशिश की है क्योंकि सारी बुक की लाइन में यहाँ नहीं लिख सकता। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, एल्गोरिथम लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, एफिशिएंट। क्या मतलब हुआ, ये एरो से क्या मतलब हुआ? ये सिंपल बेटा ये मतलब है इसका कि हम उस एल्गोरिथम को एफिशिएंट समझते हैं जो लेस नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है। बड़ी आसान बात है, आपको अगर एक चीज़ कम स्टेप से मिल रही है या कोई भी एल्गोरिथम है वो फर्ज करे 3 या 4 स्टेप्स में ख़त्म हो रहा है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी अच्छी बात है, मुझे कम याद करना पड़ेगा या ये बड़ा आसान होगा मेरे लिए लिखना या याद करना, ठीक है। इंसान की साइकी है, जो कम चीज़ होगी वो जल्दी इंसान मतलब कवर कर लेता है या जल्दी याद हो जाती है उसको, ठीक है, या जल्दी समझ आ जाती है। तो यहाँ पे वही बात है कि जो एल्गोरिथम लेस नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है हम उसको समझते हैं, कहते हैं वो एफिशिएंट है, बड़ा अच्छा है, भाई देखो कम स्टेप्स में ये हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। दूसरा स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, कि कितनी जगह ले रहा है वो कंप्यूटर मेमोरी में, उसके लिए भी यही सेम चीज़ है। एल्गोरिथम हु टेक्स लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज कंसिडर्ड एफिशिएंट, मतलब वो एल्गोरिथम जो मेमोरी में स्पेस कम ले रहा है, मतलब जगह कम ले रहा है, उसको क्या कहते हैं, वो बड़ा एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बेटा जिससे हम देखते हैं कि एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। दोबारा देख लें, नंबर 1 था नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर 2 कि स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, कितनी वो जगह ले रहा है, ठीक है। अब हम बेटा देखते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें हम अप्लाई करें, थोड़ी सी डेली लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं, ट्राई करते हैं करने की। फर्ज करें नंबर ऑफ स्टेप्स को आप समझ लें कि आपका कोई रास्ता है, मतलब आपने कहीं जाना है किसी फ्रेंड के घर, तो आप वो रास्ता लेते हैं हमेशा जो शॉर्टकट हो या जिससे में ट्रैफिक कम हो, मतलब जहाँ से आप जा रहे हैं ट्रैफिक वहाँ कम हो और मतलब वहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो भी कम हो, या रास्ता साफ़ हो, सड़क साफ़ हो, मतलब आप चाहते हैं कि जल्दी से मैं पहुँच जाऊँ। तो ये आप समझें लेस नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब जल्दी आप
पहुंच जाएंगे, या टाइम जिसको आप कहते हैं कि जितना जल्दी मैं पहुंच सकूं। मतलब अगर आप शॉर्टकट ले रहे हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप ज़रा देर लगेगी आपको अगर ट्रैफिक हुई, ठीक है। तो आपकी इंसान की साइकी क्या है कि वहां जाता है जहां कम टाइम लगे उसको। टाइम बहुत कीमती है, कहते हैं ना टाइम इज मनी। तो यहाँ पे टाइम का आप ये समझ लें कि हम डेली लाइफ में इससे समझते हैं इसको, नंबर ऑफ स्टेप्स को, कि हम किसी के घर जा रहे हैं तो हम वो रास्ता लेते हैं जहाँ पे एक तो टाइम कम लगे और हम जल्दी भी पहुंच सके, और मतलब बीच में ट्रैफिक भी ना हो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। अब बेटा फर्ज करिए, ये भी हम मिसाल लेते हैं डेली लाइफ की। आपका एक कमरा है, ठीक है, फर्ज करें स्टोर है कोई आपके घर का, वहाँ पे आपने चीज़ें रखनी है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप बेटा उन चीज़ों को जब जो आपने स्टोर में रखनी है कम चीज़ें रखेंगे, मतलब कम चीज़ों का मतलब यह है कि आप अगर उसको चाहते हैं कि उसमें इतनी जगह ना, मतलब फुल ना हो जाए कमरा कि अंदर बंदा एंटर भी ना हो सके, तो आप ध्यान से उसको लेस वो सामान रखेंगे जहाँ पे कम मतलब वो जगह घेरे, ठीक है। मतलब इस तरह रखेंगे सामान कि आपके गुजरने की भी जगह हो और आप सामान भी एक जगह अपना रख लें। तो यहाँ पे अब कंप्यूटर में आ जाए कि कंप्यूटर की मेमोरी में वो कोशिश करते हैं एल्गोरिथम हमारा एफिशिएंट हो, वो उसको समझते हैं जो कम स्पेस लेगा। अब देखिए कोई एक चीज़ आपके, अगर स्टोर की वापस एग्जांपल पे आ जाए, एक स्टोर है घर का, अगर वो बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, उतना सामान आ गया, तो आपके पास और सामान रखने की गुंजाइश नहीं है या आपके चलने की भी जगह वहाँ नहीं होगी। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे ऐसा सामान रखें जो इजीली हमारी स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करे और हम इजीली वहाँ पे वॉक भी कर सकें या सिंपल जा भी सकें, ठीक है। कोई रास्ता हो हमारे पास कमरे में जाने के लिए भी, ये नहीं करना हमें सारा सामान जो कमरा है उस सामान से भर देना है और फिर हमारे पास एंटर होने के लिए भी जगह ना, तो उसका मतलब हमने फिर वो इतना अच्छा एफिशिएंटली वो काम नहीं किया। तो यहाँ पे एल्गोरिथम्स की मिसाल इसलिए मैंने आपको डेली लाइफ की थोड़ा सा आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये हमने देखा कि वो एल्गोरिथम जो लेस नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा उसको हम समझते हैं वो एफिशिएंट है, और जो लेस स्पेस लेगा कंप्यूटर मेमोरी में वो भी एफिशिएंट है। लेकिन बुक में उसने आगे कहा हुआ है कभी ये ऑपोजिट भी हो जाता है या इसमें कुछ चेंजेस आती हैं। कैसे, मैं नीचे लाइन लिखी हुई है बेटा, ट्रेड ऑफ बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड कंज्यूम मेमोरी। अब ये बात क्या है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले एक दो बातें बता रहा हूँ जो उसने बुक में लिखी है। वो कहता है कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स भी होते हैं बेटा जो क्या होता है, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स रहे हैं लेकिन मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि फर्ज करें एक एल्गोरिथम है वो 5 स्टेप्स ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो मेमोरी है वो ले रहा है, मिसाल दे देते हैं 1 GB, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, 1 GB वो क्या ले रहा है, मेमोरी ले रहा है, ठीक है। तो 1 GB बहुत ज़्यादा है 5 स्टेप्स के लिए, ठीक है। हाँ अगर कोई 1000 स्टेप्स हो, 5000 हो तो चले, ठीक है, 5000 स्टेप्स वाला एल्गोरिथम 1 GB ले भी रहा है तो सही है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, वो हम समझ सकते हैं, ले सकता है। लेकिन कोई 5 स्टेप वाला एल्गोरिथम बेटा अगर 1 GB ले रहा है तो हमारे लिए मुश्किल है, हमें को देखना पड़ेगा कि हम एल्गोरिथम में कोई ऐसी चीज़ करें कि स्टेप्स तो 5 ही नहीं है लेकिन वो मेमोरी इतनी ज़्यादा ना ले। एक ये पॉइंट हो गया। अब इसका ऑपोजिट करते हैं, कुछ ऐसे भी एल्गोरिथम होते हैं जो स्पेस तो कम लेते हैं मेमोरी में, ठीक है, जो स्पेस तो कम लेते हैं मेमोरी में लेकिन उनके स्टेप्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बात समझ आ रही है आपको, मतलब स्पेस कम ले रहा है लेकिन स्टेप्स क्या है, ज़्यादा। अब इसकी भी मिसाल ले लेते हैं, फर्ज करें हम मिसाल लेते हैं मेमोरी की 5 MB, बहुत कम मेमोरी बता रहा हूँ मैं, 5 MB, ठीक है। MB का मतलब मेगाबाइट्स, या हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया था। मेगाबाइट्स अगर 5 मेगाबाइट्स ले रहा है वो, समझे, ठीक है, और उसके स्टेप्स हैं 10, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि 10 स्टेप्स है, स्टेप्स ज़्यादा है और 5, चले स्टेप्स को भी बढ़ा लें, हम 50 स्टेप्स कर लेते हैं। 50 स्टेप्स 5 मेगाबाइट बहुत ज़्यादा है, स्टेप्स बहुत ज़्यादा है और मेमोरी कम मेमोरी तो कम ले रहा है लेकिन स्टेप्स बहुत ज़्यादा है, हमें याद करने में या उसको लिखने में बहुत मुश्किल होगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी बेटा हमें कि हम क्या करें, हम कौन सी अप्रोच को यूज़ करें, क्या करें। या तो हम पहली वाली पे जाएं जहाँ पे लेस नंबर ऑफ स्टेप्स थे और मेमोरी क्या थी, ज़्यादा, या दूसरी वाली पे आए जहाँ पे मेमोरी तो कम थी लेकिन जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। यहाँ पे बेटा अब जो डिज़ाइनर होता है या जो फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम या प्रोग्राम बना रहा होता है, प्रोग्रामर भी आप इसको कह सकते हैं, वो सोचता है यहाँ पे उसको करना पड़ता है ट्रेड ऑफ। अब ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है, ट्रेड ऑफ का वैसे आम अगर आप इंग्लिश में देखें, ट्रेड का मतलब तिजारत करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, मतलब दो मुल्क आपस में करते हैं तिजारत, चीज़ें भेजते हैं एक दूसरे को, ट्रेड का मतलब हो गया तिजारत। ऑफ का मतलब कहते हैं बंद करना, जैसे स्विच ऑन ऑफ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तिजारत को बंद करना। अब एल्गोरिथम में कहाँ से आगे बेटा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो असल मीनिंग है ट्रेड ऑफ का वो होता है बेटा चूज द लेसर ईवल। अब ये लेसर ईवल क्या, ईवल का मतलब होता है शैतान, लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि बेटा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, यानी जिसको आप समझौता करना कहते हैं। अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी एक चीज़ पे,
ठीक है। या तो आप नंबर ऑफ स्टेप्स को देख लें या आप देख लें कंज्यूम मेमोरी को, दोनों को आप एक वक्त में नहीं देख सकते, क्योंकि हमने देखा है अभी जो मैंने 2 एग्जांपल बताई है कि एक एल्गोरिथम में स्टेप्स कम है लेकिन मेमोरी क्या है, ज्यादा है। एक एल्गोरिथम में मेमोरी कम है, एक एल्गोरिथम मेमोरी कम है और स्टेप्स क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या करें, यहाँ पे बेटा हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, मतलब हमें चूज द लेसर इवल, मतलब 2 में से जो कम आपको चीज लग रही है बुरी या जो कम आपको नुकसान देगी आप उसको चूज कर सकते हैं। इसका मतलब मुश्किल में ना पड़ेगा लेसर इवल का मतलब कि मैंने जरा थोड़ा सा इंग्लिश में बताने की कोशिश की है, आप इसको सिंपल उर्दू में ये समझें कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या समझौता करना पड़ता है। भाई 2 चीजें, अब 2 में से दोनों में से आपको थोड़ा सा नुकसान देगी, लेकिन आपने जो कम नुकसान देगी ना वो वाली चूज कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो कहता है आपको फिर ट्रेड ऑफ करना पड़ता है बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड कंज्यूम मेमोरी में। ये डिपेंड करता है एल्गोरिथम पे कि वो कैसा एल्गोरिथम है, ठीक है। ये डिजाइनर या प्रोग्रामर खुद डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है अपना मेन टॉपिक एफिशिएंसी का विदाउट एग्जाम्पल्स अभी हम आगे करते हैं, ठीक है। ये सिंपल थ्योरी थी जिसमें से बताया था 2 हमारे पास मैट्रिक्स है जिनसे हम मेजर कर सकते हैं और बाकी उसने बताया ये ट्रेड ऑफ वाली बात। हम सारी बात अभी बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम ऐसा करते हैं बुक से पढ़ लेते हैं फिर हम एग्जांपल्स पे आते हैं इसकी, ठीक है। पेज नंबर 21 बुक का एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स। There can be more than one algorithms to solve the same problem. सिंपल वो कह रहा है कि एक से ज्यादा एल्गोरिथम भी हो सकते हैं किसी एक प्रॉब्लम की, वो मैंने आपको बताया। Which one is better depends upon the efficiency of the available solution algorithm. अब कौन सा बेहतर है डिपेंड करता है बेटा उसकी एफिशिएंसी पे, ठीक है। वही हम पढ़ रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया 2 मैट्रिक्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। नंबर 1, number of steps. An algorithm is considered more efficient if it takes less number of steps to reach the results या output. सिंपल बात है, जो less number of steps जो मैंने आपको बताया था वो हम समझते हैं algorithm क्या है, efficient है। Number 2, space used in computer memory. We have observed in algorithms that some data is stored in computer memory. हमने देखा था कि जो प्रोसेसिंग वाला आपके पास स्टेप होता है एल्गोरिथम में और जो हम फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग सिंबल रेक्टेंगल सिंबल में, वो क्या लेता है, वो कम से कम बेटा कोई मेमोरी कंज्यूम करता है, मतलब कंज्यूम करता है मेमोरी को कंप्यूटर की, उसी में तो स्टोर करता है वो। तो इसलिए वो कह रहा है वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एल्गोरिथम्स दैट सम डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी व्हिच इज लेटर। अब बेटा ये प्रॉब्लम है बुक में, यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, ये दूसरा LATTER, यहाँ इसका मतलब कुछ और होता है, यहाँ जो यूज होना चाहिए था वो होना चाहिए था लेटर। तो लिख लें आप LATER, डबल टी नहीं है ये LATER वाला, लेटर का मतलब है बाद में, ठीक है। विच इज लेटर यूज टू, पेज नंबर 22, गिव रिजल्ट्स, मतलब बाद में वो रिजल्ट देने के लिए यूज होता है। जाहिर है जो मेमोरी में हम कंज्यूम करेंगे या जो स्टोर करेंगे वो बेटा बाद में जब रिजल्ट हम निकालते हैं तब वो यूज होती है। An algorithm using less space in computer memory is considered more efficient with respect to memory space. अब ये थोड़ा सा आपको बात बता दूं, वैसे मैंने बता दी थी, दोबारा एक बार देख लें। फर्स्ट करें हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो 50 GB है, कितनी है 50 GB टोटल मेमोरी, और आपका एल्गोरिथम ले रहा है 45 GB, मिसाल ले लें 45 GB ले रहा है, बाकी रह गए 5 GB। तो बाकी 5 GB कैसे सारे प्रोग्राम्स सब प्रोसेसर ने यूज़ करनी होती है, CPU ने, और बड़े से प्रोग्राम्स हैं विंडोज़ से यूज़ करनी होती है फाइलें, तो वो कैसे आप मेमोरी को देखेंगे। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आपने देखना होता है कि वो एल्गोरिथम जो लेस स्पेस दे रहा है कंप्यूटर मेमोरी में विद रिस्पेक्ट टू टोटल मेमोरी, ठीक है। अब ये मैंने आपको मिसाल दी, अगर कोई एल्गोरिथम 50 GB टोटल मेमोरी है, 45 GB वो ले रहा है, ठीक है, तो बाकी 5 GB बहुत ज्यादा ले रहा है वो, तो इसलिए हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए कम से कम वो मेमोरी ले एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे वही बात कर रहा है, एन एल्गोरिथम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेस। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा वो बात ये ट्रेड ऑफ की कर रहा है। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वन एल्गोरिथम टेक्स लेस स्पेस इन मेमोरी एंड हैज मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब वो मेमोरी में स्पेस कम ले रहा है लेकिन स्टेप्स उसके ज्यादा है। जैसे मैंने बताया था 5 MB ले रहा है लेकिन उसके स्टेप्स क्या है 10 है या 50 है, ठीक है। Whereas the other algorithm takes more memory and has less number of steps, मतलब कोई ऐसा भी एल्गोरिथम है जो स्पेस क्या ले रहा है ज्यादा लेकिन स्टेप्स क्या है उसके कम। ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल्स बताई है, ठीक है। एक ही मतलब प्रॉब्लम सेम है लेकिन एल्गोरिथम 2 है उसके, ठीक है। तो एक क्या ले रहा है लेस नंबर ऑफ स्टेप्स और मेमोरी ज्यादा, एक लेस मेमोरी और स्टेप्स ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस केस देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द कंज्यूम्ड मेमोरी। इस वक्त बेटा क्या करना पड़ता है, आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, मतलब आपको समझौता या जिसको आप कहते हैं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है किसी एक चीज पे। द डिजाइनर कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अब डिजाइनर क्या करता है, एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट या जो जरूरियात है उस एल्गोरिथम की उसको देख के फैसला करता है कि उसने किसको चूज करना है, ठीक है। लेस नंबर ऑफ स्टेप्स को या ग्रेटर मेमोरी को या लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी और
लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स को। ये डिपेंड करता है उस एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है। तो यहाँ तो बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं इनकी एग्जांपल्स पे। अब दो एग्जांपल बेटा उसने दी हुई है। फर्स्ट एग्जांपल है, वो कहता है कि एल्गोरिथम है जो n नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा है। n का मतलब हमें नहीं पता, n कैन बी एनी नंबर, ठीक है। और एक दूसरा एल्गोरिथम है, मतलब प्रॉब्लम सेम है लेकिन एल्गोरिथम हमने दो बनाए एक प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। एक ले रहा है n स्टेप्स, n का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, ठीक है। अभी हम वैल्यूज भी पुट करते हैं। एंड n स्क्वायर, और n स्क्वायर है एक एल्गोरिथम जो n स्क्वायर ले रहा है। अब आप खुद बताएं बेटा कौन सा ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। अगर हम आ जाए जरा लेस नंबर ऑफ स्टेप्स पे, ठीक है, या हम दोनों को देख लेते हैं ना बारी बारी क्या होता है। फर्स्ट करें n की वैल्यू करते हैं हम 1, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ भी 1 पुट कर, दोनों में 1 पुट करते हैं, तो 1, n का आंसर 1 ही है। 1 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 1 का स्क्वायर भी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये तो अभी तक तो लग रहा है दोनों बिल्कुल एक जैसे ही चल रहे हैं, लेकिन अब अगर मैं n की वैल्यू कर दूं बेटा 2, ठीक है, और यहाँ पे कर दूं 2, तो यहाँ पे क्या है सेम वैल्यू आएगी? नहीं, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगी वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। अब देखें एक एल्गोरिथम 2 स्टेप्स ले रहा है, एक एल्गोरिथम 4 स्टेप्स ले रहा है। ये तो स्टेप्स की बात होगी। अब जरा स्पेस पे आ जाते हैं मिसाल लेने के लिए ताकि एग्जांपल समझ आ जाए हमें। एक एल्गोरिथम 2 MB ले रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, और एक एल्गोरिथम 4 MB ले रहा है, तो आप किस पे जाएंगे बेटा? यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको ट्रेड ऑफ कि आपका एल्गोरिथम क्या है। लेकिन हम फिलहाल समझे हमें ट्रेड ऑफ नहीं करना, हम फिलहाल समझते हैं कि हमें पता है कि हमने इन दो में से किसी एक को चूज करना है, तो हम हमेशा जाएंगे लेस नंबर ऑफ स्टेप्स पे या लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर कंज्यूम मेमोरी में, या जिसमें कम मतलब मेमोरी कंज्यूम हो, ठीक है, जिसमें कम स्पेस यूज हो कंप्यूटर मेमोरी की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। दोबारा इधर n और n स्क्वायर, n और n स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे जो n है वो हम ज्यादा एफिशिएंट उसको समझे क्योंकि ये कम नंबर ऑफ स्टेप्स है और ये जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये n स्क्वायर को आप बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपने सुना होगा, ठीक है। ग्राफ की टाइप होती है एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है जिसकी कर्व मतलब हमेशा वो ऊपर इंक्रीज कर रहा होता है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा होता है, मतलब वो पावर में जा रही होती है उसकी वैल्यू। आपको पता है कि अगर आप पावर लेंगे तो वो वैल्यू है पर्टिकुलर वो डबल हो जाती है। पहले देखो मैंने यहाँ पे 1 रखा था तो 1 ही था, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 2 रखा है तो 2 का स्क्वायर 2 का डबल क्या हो गया 4। अब अगर मैं यहाँ बेटा 3 कर दूं, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और इसको भी मैं अगर 3 कर दूं क्योंकि ये n है तो इसने 3 रहना है, लेकिन इसने क्या हो जाना है 9 हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये अब देखें 3 का 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वो 3 1 टाइम ही रहा है, तो इसलिए इसके 3 स्टेप्स हैं, इसके 9 स्टेप्स हैं, या ये 3 MB ले रहा है ये 9 MB ले रहा है। मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ स्पेस और लेस नंबर ऑफ स्टेप्स की, ठीक हो गया। ये तो बेटा एग्जांपल 1 होगी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अच्छा हमें रहेगा एल्गोरिथम हमारे लिए n वाला जो n स्टेप्स लेगा, ठीक है। ये बेटा हमने देखा कि n और n स्क्वायर में से कौन सा एफिशिएंट है, तो हमने देखा कि n ज्यादा एफिशिएंट हमें लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लेस नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा है और मेमोरी भी कम कंज्यूम कर रहा है। यही चीज बेटा आप लोग हायर क्लासेस में जाके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे एल्गोरिथम की, ये बीएससी में आप लोग बेटा जाके पढ़ेंगे। आगे हायर क्लासेस में बीएससी वगैरह में बेटा आप लोग देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एल्गोरिथम की, वो हम n स्क्वायर n क्यूब इस तरह 1/n 2n 3n ये बहुत सी बेटा इस तरह की आपके पास एफिशिएंसी आती है एल्गोरिथम की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो हम हायर क्लासेस में जाके आप लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये देखें, सिंपल एग्जांपल है कि n और n स्क्वायर में से n एफिशिएंट है क्योंकि ये सिंपल ग्रो कर रहा है, मतलब एक एक स्टेप पे जा रहा है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू हर स्टेप पे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो रही है, ठीक है। आगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसके 3 मेथड हैं बेटा सोल्यूशन, इसके 3 मेथड मतलब 3 तरीकों से हम इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। है क्या एग्जाम्पल पहले ये देखते हैं। एग्जाम्पल में वो कहता है बेटा कि आपके पास नंबर है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मतलब और अप टू 99, ये 3 डॉट्स का मतलब है अप टू या सो ऑन, ठीक है। 1 से लेके 99 तक आपके पास नंबर्स है, आपने इनका सम करना है। अब कैसे निकालेंगे सम, ठीक है। सबसे जो पहला मेथड है जो सबसे मुश्किल है और सबसे लेंथी है वो क्या है कि आप क्या करें, ऐड इंडिविजुअल नंबर्स या ऐड नंबर्स इंडिविजुअली, इस तरह लिख लेते हैं। बुक में उसने किसी और तरह बताया होगा, बस वर्डिंग डिफरेंट होगी, कॉन्सेप्ट वही है, ऐड नंबर्स इंडिविजुअली। मतलब क्या है, आप एक एक जैसे हम आम लाइफ में करते हैं, फर्स्ट क्लास के बाद 2 या 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है 1 2 3, तो आप इन तीनों का सम निकालना क्या करेंगे 1 + 2 + 3, तो सिंपल 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, तो आपने
3 नंबर्स का सम निकालें, लेकिन बेटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, आपको 99 नंबर्स है, ठीक है। तो आप इनका कैसे सम निकालेंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा, निकाल तो लेंगे, टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। लिखना पड़ेगा एक एक वैल्यू को, सम देखना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे करेंगे तब भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या तरीका है इसका, एक तरीका बेटा उससे बताया कि मेथड 2 जो है वो थोड़ा सा पहले वाले से छोटा मेथड है, ठीक है। वो क्या है, वो कहते हैं आप पेयर बना लें नंबर्स के पेयर कैसे बनेंगे, स्टार्ट करें फर्स्ट नंबर से और एंडिंग नंबर से। कैसे, फर्स्ट करें, पहला पेयर बनेगा 1,99, ठीक है, 1,99, या आप इसको 1+99 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना, आपने पेयर ऐसे बनाने कि इनका टोटल सम 100 के इक्वल हो, टोटल सम किसके इक्वल हो, 100 के इक्वल हो, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है पेयर्स बनाते हुए, ठीक है, कि इनका सम जो पेयर बनाए उनका आंसर क्या है 100, तो 99 + 1 = 100, ठीक है। आप बुक में भी देख सकते हैं, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 22 पे उसने इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। उसने प्लस में लिखा हुआ है, आप प्लस में लिख सकते हैं, वैसे कॉमा से भी ये सही होगा, प्लस इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि इनको ऐड करना है। नेक्स्ट ग्रुप बनाते हैं 2 के साथ कौन सा होगा बेटा, 99 से पिछला नंबर कौन सा है 98, तो हम लिखते हैं 2 + 98। इस तरह तीसरा ग्रुप 3 + 97, इस तरह 4 + 96, ठीक है। अब इसमें भी टाइम बहुत लग रहा है हमें, 5 + 95, ठीक है। ये हमने बना लिए, ये पेयर्स हमने इस तरह बनाते जाने हैं, ठीक है। अब बेटा बताएं मुझे आखिरी पेयर क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे आखिरी पेयर क्या बनेगा, गौर से देखें। 5 तक पहुंच गया, हमने आगे जाना एक स्टेप और यहां से पीछे आते रहना है, तो जब मैं आगे जाऊंगा कहां तक मैं जा सकता हूं, 49 तक। यहां मैं डॉट डाल रहा हूं 49, कॉमा या प्लस लिख लें, बुक में से कॉमा लिखा हुआ है, प्लस भी लिख सकते हैं आप, 51, ठीक है, आप प्लस भी लिख सकते हैं, मैं इसलिए प्लस भी लिख रहा हूं, कॉमा भी, जो आपको इजी लगे, ठीक है। अब 49 + 51 का आंसर क्या आता है, आपको पता है 100 ही आता है, और ये आखिरी पेयर है, आपको पता है, ठीक है। 49 यहां स्टार्ट से शुरू करेंगे 1 से 49 आ जाएगा, और पीछे अगर हमारे 99 से, तो वो कहां तक आएगा 51 तक। अब मुझे बताएं कौन सा एक नंबर है जो इसमें नहीं आया, सिंपल बेटा 50 नंबर है जो इस पूरे पेयरिंग में नहीं आया। अब वो कैसे आएगा, अब वो देखना आपने कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, उसके लिए आपको बड़े ध्यान से अब देखना है, कैलकुलेटर हाथ में रख लें या वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेटा उसने कहा है कि आप काउंट करें कि कितने पेयर्स बने टोटल। अब आप लोग मुझे बताएंगे क्या कितने पेयर्स बने, सोचे जरा, सोचे 2-3 सेकंड या 1-2 मिनट सोच लें कि कितने पेयर्स बनेंगे। वैसे तो आप हर पेयर लिख भी सकते हैं पेज पे, अपने बड़े से पेज पे, फिर आप काउंट कर लीजिएगा, लेकिन आप खुद देखिए कितने पेयर्स बनेंगे बेटा, 49 पेयर्स बनेंगे। कितने पेयर्स बनेंगे, 49। अब वो कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, ये मैं बुक में सारा लिखा हुआ है, मैं इसलिए यहां लिख रहा हूं, अगर ना नजर है तो आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा लिखूंगा मैं, आगे जगह नहीं है मेरे पास। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से और प्लस करें उसमें 50। क्या प्लस कर दें 50, क्योंकि वो हमने नंबर ऐड ही नहीं किया अभी तक, वो हमारे पास आया ही नहीं था पेयरिंग में, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है आप टोटल नंबर ऑफ पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें 100 से और फिर उसमें 50 ऐड कर दें। तो हम देखते हैं पेयर्स हमारे पास कितने बन रहे थे, 49 मल्टीप्लाई बाय 100, पहले ये देख लेते हैं, इसका आंसर आएगा 4900 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 4950, ठीक है, 4950। इसका मतलब 1 से लेके 99 तक जो नंबर्स है उनका सम क्या आता है 4950 या 4950, ठीक है। एक ये मेथड है आपके पास, ये मेथड नंबर 2 था। अब हम आते हैं मेथड नंबर 3 पे, जो सबसे आसान है, जो सबसे इजी और बहुत जल्दी इसका आंसर आता है। ये जो बेटा मेथड है, ये आप लोगों ने आगे जाके FSC में मैथ में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 6 और 8 में ज्यादा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 है वहाँ सीक्वेंसेस और सीरीज का, और चैप्टर नंबर 8 है बायनॉमियल थ्योरम का। वहां पे आप लोग इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। वहां पे बेटा यूज होगा इस तरह का, हम अगर लिखें n × n+1 over 2, n × n+1 / 2, ठीक है। अब यहां पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू बेटा यहां पे आपने करनी है पुट n = 99, क्योंकि हमने कहां तक जाना है, लास्ट वैल्यू क्या है हमारी 99, ठीक है। ये आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखिए इस फॉर्मूले को, ये मैथ में आप आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। n × n+1 / 2, ये हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि 1 से लेके 99 तक जो नंबर्स है उनको ऐड करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 99 × 99
प्लस 1 को डिवाइड करते हैं आप 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम जल्दी से इसका आंसर निकाल लेते हैं, क्या मैं आगे कर देता हूँ 99 इंटू 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100/2, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारा, ठीक है, मैं एरो डाल देता हूँ, अगर आपको नजर ना आए उधर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 99 इंटू 100, 99 को अगर आप 100 से बेटा मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 9900, और अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 4950, क्या आंसर आएगा 4950, हाफ हो जाएगा, तो क्या आंसर आया 4950, ठीक है। इस तरह बेटा आप तीनों मेथड से आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। आप चाहे आप करके देख लीजिएगा घर में, ठीक है। सबसे जल्दी आपको देखा आपने, सबसे जल्दी आपका आंसर ये लास्ट वाला है। इसका मतलब सबसे अच्छा जो एल्गोरिथम है, सबसे अच्छा मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, 1 से 99 तक नंबर स्क्वायर करने के लिए, वो कौन सा है, मेथड नंबर 3, क्योंकि इसमें 1 या 2 स्टेप्स में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से n इंटू एन प्लस 1/2। अब हम इनको बेटा देखते हैं बुक से, पेज नंबर 22। लेट्स सपोज वी हैव 2 एल्गोरिथम्स टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। एक खास प्रॉब्लम, उसको हमने सॉल्व करने के लिए 2 एल्गोरिथम्स है हमारे पास। वन एल्गोरिथम हैज n स्टेप्स, एक एल्गोरिथम के n स्टेप्स है, n आपको पता है कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, whereas the other algorithm has n square steps, दूसरा एल्गोरिथम उसके कितने स्टेप्स n स्क्वायर है। In this case the former algorithm, फॉर्मर का बेटा मतलब है, वैसे आपको मैं बता रहा हूँ उर्दू में इसका मतलब होता है अव्वलुल जिक्र, मतलब इसका पहले जिक्र हुआ, पहले जिक्र किसका हुआ है, n का हुआ है, ठीक है। इन दिस केस द फॉर्मर एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट, वो ज्यादा एफिशिएंट हम समझेंगे उसको, देन द लेटर वन, लेटर पढ़ना है इसको, लेटर नहीं पढ़ना, लेटर है, ये सही है, लेटर LATTER वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है मौखरुज जिक्र, मतलब जिसका जिक्र बाद में, उर्दू में इसको मौखरुज जिक्र कहते हैं, ठीक है, जिसका जिक्र बाद में हुआ। एक होता है अव्वलुज जिक्र और एक होता है मौखरुज जिक्र। तो जो फॉर्मर है वो अव्वलुज जिक्र है और जो लेटर है वो है मौखरुज जिक्र। अगर उर्दू की आपको नहीं समझ आ रही, सिंपल आप इंग्लिश में देख लें, फॉर्मर इसका पहले जिक्र हुआ हो और जो आपका लेटर है उसका मतलब जिसका बाद में जिक्र हो। अगर आपको उर्दू मुश्किल लग रही है तो आप सिंपल में देख लें, इसका पहले जिक्र हो और जिसका बाद में जिक्र हो, या जो पहले बताया गया हो और जो बाद में बताया गया हो। अब इनमें पहले क्या बताया गया है n और बाद में क्या बताया गया है n स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है n वाला ज्यादा एफिशिएंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी नीड टू कंप्यूट द फॉलोइंग, आगे वो ये कह रहा है हमने ये कंप्यूट करना है बेटा। How can we find this answer? Different minds can find different solutions to solve this problem. जाहिर है हर इंसान का बेटा माइंड डिफरेंट तरीके से सोचता है, हर एक इसका अपना आंसर निकालेगा कि इस तरह मैं इसको सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम को। तो वन सोल्यूशन इज टू स्टार्ट एडिंग नंबर्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड कीप एडिंग टिल द एंड। बस मैंने यहाँ वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट कर दी थी, बात वही है कि आप नंबर्स को इंडिविजुअली बारी बारी करके ऐड करें, या यहाँ वो कह रहा है कि आप स्टार्ट से शुरू कर दें फ्रॉम द बिगिनिंग, और जब तक खत्म नहीं हो रहे नंबर एंड तक उसको ऐड करते जाए। वन सोल्यूशन इज टू स्टार्ट मेकिंग पेयर्स एज 1 + 99, 2 + 98, 3 + 97, 4 + 96, 5 + 95 अप टू 49, 51, ठीक है। ये सारा उससे बताया हुआ जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया कि आप इस तरह पेयर बना लें, वेयर ईच पेयर गिव्स आंसर 100, और हर पेयर का आपको पता है आंसर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। वी काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स एंड मल्टीप्लाई दैट काउंट विद 100 एंड देन इन द रिजल्ट, अब मैं जरा दोबारा पढ़ रहा हूँ ये, वी काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स, हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ पेयर्स को, वो हमारे हमने देखा था 49, खुद आप देख लीजिएगा, शायद आप लिख लें 49 पेयर्स, 49 ही बनेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई दैट काउंट, और उस काउंट को जो पेयर्स का काउंट था उसको मल्टीप्लाई कर दे 100 से, वो हमने कर दिया बेटा 100 से इधर। उसके बाद एंड देन इन द रिजल्ट वी ऐड 50 एज इट इज नोवेयर इन एनी पेयर, और फिर हम बाद में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें 50, क्यों, क्योंकि वो कहीं भी पेयर में नहीं, उसका भी तो हमने सम निकालना है ना। अब 1 से 99 में 50 नंबर तो आता है ना, तो 50 को क्यों हम निकालें, 50 को लाजमी शामिल करना है हमने, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अनदर सॉल्यूशन इज टू यूज फार्मूला n into n plus 1/2 where n is the last term, और n क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 99, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, सो द सोल्यूशन इज जस्ट टू सॉल्व 99 into 99 plus 1/2, वो हमने देख लिया, इसका आंसर क्या आ रहा था बेटा 4950, यहां भी ये आंसर आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, दिस एग्जांपल शोज डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व वन प्रॉब्लम एंड इफ दीज अप्रोचेस आर यूज्ड इन कंप्यूटर then accordingly there may be different memory usage and number of steps। अब वो कह रहे हैं, हमने देख तो लिया कि एक एल्गोरिथम के 3 मेथड्स हैं उसके सोल्यूशन निकालने के, उसकी एफिशिएंसी देखने के, तो हम ये अप्लाई करेंगे कंप्यूटर पे और देखेंगे कौन सा लेस नंबर ऑफ स्टेप्स वाला क्या मेमोरी ज्यादा ले रहा है, या जो उसके ज्यादा स्टेप्स होते हैं वो कभी कम मेमोरी ले लेता है। तो ये हम देखेंगे कि
क्या बेटा होगा कंप्यूटर में जब इसको कंप्यूटर में सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपने ये देख लिया कि आप कैसे एक एल्गोरिथम का इस तरह सोल्यूशन निकाल सकते हैं और एफिशिएंसी देख सकते हैं डिफरेंट मेथड से, ठीक है। आगे बेटा जो लास्ट हमारा इस डे का काम है वो है डू यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी हम करते हैं बस। डू यू नो में क्या कहता है, व्हीट ग्रेन, चेस बोर्ड, और एक मैंने इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई आगे ग्रेन्स लिखा हुआ है। समझे, थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है इस डू यू नो के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हम कोशिश करेंगे इसको ड्रॉ भी करें चेस बोर्ड को और आपको बताऊं मैं, ठीक है। ये जो पूरी वैल्यू है इसका भी मैं आपको कोशिश करूंगा वर्ड्स में इसकी वैल्यू आपको लिखवा दूं, ठीक है। वैसे ही आपके सिलेबस में मतलब ये नहीं कि पूछेगा कि इन वर्ड्स में लिखे, वो छोटी क्लासों में होता था, यहाँ सिर्फ आप वैसी इंफॉर्मेशन के लिए याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पेज नंबर 23, डू यू नो देयर आर 64 स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड। वो कहता है 64 स्क्वायर्स होते हैं बेटा चेस बोर्ड में। चेस आपको पता है शतरंज को कहते हैं, तो शतरंज का बोर्ड है जिसमें वो शतरंज खेली जाती है गेम, उसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे फिलहाल हम ड्रॉ कर लेते हैं। 64 स्क्वायर्स का मतलब बेटा यहाँ पे ये होगा कि इसमें 8 रोज होती हैं और 8 ही कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7 और यहाँ पे फिलहाल 8, ठीक है। इतना एग्जैक्टली बनेगा लेकिन आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे इससे हमने कॉलम्स बना लिए, रोज भी बना लेते हैं। ये बेटा हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आप काउंट कर ले, 1, 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। ये आप देखें इसके 8 इसके रोज हैं और 8 ही क्या है कॉलम, तो 8 इंटू 8 64, 8 8 जा जिसको आप कहते हैं 8 इंटू 8 इंटू 60 इज इक्वल टू 64। तो 64 क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर्स बना लिए मैंने, ठीक है। अब देखें, इफ वी प्लेस व्हीट अपॉन ईच स्क्वायर, व्हीट का मतलब आप इसको कहते हैं गंदम को आप व्हीट कहते हैं, कह रहा है अगर आप एक स्क्वायर पे व्हीट डालें, if we place wheat upon each square such that 1 grain is placed on the first square, grain का मतलब होता है दाना। अब जो गंदम का दाना है वो अगर आप एक स्क्वायर पे डालें, वो कह रहा है फर्स्ट करें ये दाना है गंदम का जिसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ब्लैक से मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। तो ये एक ग्रेन है, ये क्या है, एक ग्रेन है। वो कह रहा है एक ग्रेन आप इस तरह व्हीट ग्रेन डाल दें एक स्क्वायर में, ठीक है। If we place wheat upon each square such that 1 grain is placed on the first square, वो कहता है कि आप इस तरह ग्रेन डालना है आपने कि जो स्टार्ट वाला उसमें स्टार्ट आपने एक से करना है, ठीक है। अच्छा, 1 grain is placed on the first square, एक पहले स्क्वायर पे आपने एक ग्रेन डालना है। 2 on the second, 2 डालने आपने बेटा सेकंड पे, मतलब मैं 2 डॉट्स लगाता हूँ, मैं 2 डॉट्स, ठीक है। यहाँ पे 2 डॉट्स लगा दिए, ठीक है। चले आगे, 2 on the second, 4 on the third। अब वो कहता है 4 on the third, 4 on the 1, 2, 3, 4, मैं ब्लू से यहाँ 4 ड्रॉ कर दिए, 4 on the third। आगे एंड सो ऑन, और चलते जाएं आगे। क्या कहते हैं, डबलिंग द नंबर ऑफ ग्रेन्स एट ईच स्क्वायर, हर स्क्वायर में आपने बेटा जो नंबर ऑफ ग्रेन्स हैं वो पिछले से डबल करते जाना है। मतलब आप वही समझे यहाँ पे n स्क्वायर वाली बात हो रही है, ठीक है। कि सबसे पहले हमने 1 डाला था, फिर हमने 2 डाले, कर दिया डबल, उसके बाद बेटा फिर हमने 4 डाले, मतलब उसने कहा था कि आपने हर बार इसको डबल या 2 की पावर में करते जाएं। तो 2 का आपको पता है पहले 1, फिर 2, फिर 4, इस तरह फिर आप अगले डालते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप 8 डालेंगे, फिर इस तरह ये चलता रहेगा। मतलब उसने कहा है कि आपने डबल करते जाना है हर बार। तो यहाँ पे हमने डाले 1, 2, 4 और फिर उसके बाद कितने डालेंगे, 8 डालेंगे, फिर कितने डालेंगे 16, फिर 32, 64, फिर 128, 256, 512, 1028, इस तरह चलता रहेगा बेटा। ये आप 2 की पावर में डालते जाएंगे जैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें क्या बात है, ये इंटरेस्टिंग बात है। वो कहता है and so on doubling the number of grains at each square, then there will be 18446 744 073 709 551 615 grains of wheat on the chessboard at the finish। मतलब कि बेटा जब आप फिनिश करेंगे तो इतने नंबर ऑफ ग्रेन्स उस चेस बोर्ड पे आ जाएंगे। अब ये जो ग्रेन्स हैं ये क्या आप काउंट कर सकते हैं? काउंट करने के लिए आप सिंपल, मैंने भी यही कि आप भी कर लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपल ये जो पूरा आपके पास वैल्यू है ये आप क्या करें, गूगल पे जाके लिखें और आगे लिख दें इन वर्ड्स, मतलब वर्ड्स में आपको बता देगा ये कितने ग्रेन्स है, ठीक है। तो मैं भी आपको ये अभी बता देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है, आप भी नेट से देख लीजिएगा। ये जो क्वांटिटी बनती है बेटा वर्ड्स में वो बनती है 8 क्विंटिलियन
446 क्वाड्रिलियन, 744 ट्रिलियन, 73 बिलियन, 709 मिलियन, 551,615। ठीक है, ये तमाम जो मैंने वैल्यू बोली है ये है वो ग्रेन्स की टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ये सारी वैल्यू आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि क्या मैंने वैल्यू बोली, नहीं तो आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। इतने नंबर ऑफ बेटा ग्रेन्स आ जाएंगे उस चेस बोर्ड पे। ठीक है, तो ये बेटा उसने आपको जरा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है कि इस तरह ये एक्सपोनेंशियली ये ग्रो कर रहा है या डबल हो रही है हर बार वैल्यू इसकी। ठीक हो गया, इस तरह बेटा ये उसने एक एग्जांपल से आपको समझाया ताकि आपको समझ आए कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी ग्रेन्स की, व्हीट ग्रेन्स की। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमारा जो डे 15 का काम था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट डे में हम इंशाल्लाह एक्टिविटी 1.9 और डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट को स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ कि खास तौर पे जो प्री 9th वाले उनके लिए, क्योंकि उन्होंने खुद लिखने हैं। सबसे पहले बेटा आ जाए आप, जो 9th वाले उनके पास नोट्स होंगे वो उनके लिए मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ। ठीक है, प्री 9th वाले आप लोग सिंपल क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नंबर आप लोग खुद जो नंबरिंग चल रही है उसी तरह करते रहिएगा। ठीक है, ये जो नंबरिंग है ये आपने ध्यान से करनी है क्योंकि आपका भी एल्गोरिथम वाला जो टॉपिक है वो आप यूट्यूब से पहले देखेंगे एग्जाम्पल्स वाला, फिर आगे आप अपनी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए नंबरिंग अभी ना कीजिएगा, लिख लें बस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड। ठीक है, इसका आंसर बेटा जो मैंने बताया था आपको, यही आंसर इसका लिखना है आपने। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 21 आपने इस तरह लिखना है, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टू मैट्रिक्स। ये दोनों के आपने बस नाम लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हाउ नंबर ऑफ स्टेप्स इज अ मैट्रिक। मैट्रिक लिखा है क्योंकि मैट्रिक्स प्लूरल है, मैट्रिक लिखा है मैंने, फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। वो कहता है कैसे नंबर ऑफ स्टेप्स एक मैट्रिक है कि आप एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम को मेजर करें। एन एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट if it takes less number of steps to reach the results। ये आप देख सकते हैं नंबर 1 जो नंबर ऑफ स्टेप्स है उसी में आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ स्पेस यूज्ड इन मेमोरी इज अ मेट्रिक फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। अब इसका क्वेश्चन मैंने पूछा है, वो आंसर है उसका बेटा, यही इसका सेकंड पॉइंट इसका आंसर है। वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एल्गोरिथम दैट सम डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी व्हिच इज लेटर। ये लेटर है, लेटर नहीं है, ये लेटर है वाला। ठीक है, LATER वाला, ये नोट्स में भी गलती है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यूज्ड टू गिव रिजल्ट्स। An algorithm using less space in memory is considered more efficient with respect to memory space। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन है वो हमारे हैं नेक्स्ट डे से, वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 15 का काम कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 16। इन वर्क फॉर डे 16 वी विल स्टडी एक्टिविटी 1.9 एंड द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। आप देख रहे हैं एक्टिविटी 1.9 के साथ मैंने एल्गोरिथम नंबर 9 भी लिखा है। क्यों लिखा है ये भी आपको बात समझ आएगी जब मैं एक्टिविटी 1.9 को रीड करूँगा। एल्गोरिथम नंबर 9 हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 के एंड में हमने देखा था कि कैसे इसको हम यूज़ करते हैं विद वैल्यूज़। मतलब एक एक स्टेप पे मैं आपको दिखाया था कि हम वैल्यूज़ किस तरह चेंज होती हैं, अपडेट होती हैं। तो ये वाला जो एल्गोरिथम है मैं समझा चुका हूँ, ये आप लोग पिछला लेक्चर अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो इसलिए ये मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, मैं इस एल्गोरिथम को जो एक्टिविटी 1.9 में है इसको हम देखेंगे। ठीक है, और फिर कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, एफिशिएंसी हमने अभी पढ़ा है लास्ट डे में, तो आपको इस तरह समझ आ जाएगा ये। ठीक हो गया, उसके बाद हम देखेंगे ये तो थ्योरेटिकल काम है, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। असल में इसमें आगे जाके उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के वो बताए हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ रीड करने वाला, इसमें समझाने वाली बहुत चीज़ें हैं, आसान चीज़ें आपको पहले भी समझ आई भी होंगी। ठीक है, मेन हमारी जो फोकस होगा मेन वो इस पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.9। मैं पहले बुक से रीड कर रहा हूँ, पेज 23। कंपेयर द एल्गोरिथम 9 प्रेजेंटेड इन सेक्शन 1.3.4 विद द फॉलोइंग वन। वो कह रहा है कि आप कंपेयर करें एल्गोरिथम नंबर 9 को जो हम देख चुके हैं। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 21 पे था वो। ठीक है, और आप ट्राई करेंगे कौन सा एफिशिएंट है। ठीक है, ये हम देखेंगे लेस नंबर ऑफ स्टेप्स और मेमोरी के लिहाज से। ठीक है, नोट दैट बोथ आर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। ये आप नोट करें कि दोनों सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, मैं भी स्टेटमेंट दोबारा पढ़ता हूँ, मैंने लिखी नहीं है इधर, हम पढ़ लेते हैं अभी दोबारा स्टेटमेंट। एल्गोरिथम नंबर 9 की सेम स्टेटमेंट है। In order to answer this question, assume two values for n1 and n2। वो कहते हैं आप assume करें दो values n1 और n2। ये हम assume कर चुके हैं एल्गोरिथम नंबर 9 में, और वही मैं assume करवाऊंगा आपको एक्टिविटी 1.9 के लिए। ठीक है, and start count the number of steps used in both algorithm। और काउंट करें नंबर ऑफ स्टेप्स दोनों एल्गोरिथम्स के। वैसे बेटा अगर आप देखें, आप कहेंगे सर दोनों के स्टेप्स एक जैसे हैं। देखें, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 7,
स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 7। मतलब आप कहेंगे तो दोनों के सेम स्टेप्स हैं। बेटा ये स्टेप्स ठीक है, आपकी बात सही है, ये लिखने वाले स्टेप्स की बात हो रही है। जो मेमोरी में स्टेप्स हो रहे होते हैं, जो वैल्यू अपडेट हो रही होती है, प्रोसेसिंग, डिसीजन, उसके अलावा इनपुट आउटपुट, प्रिंट, सब कुछ बेटा ये भी स्टेप्स में हो रहा होता है। ये भी हमने देखने हैं, ये हर एक के अंदर फर्दर स्टेप्स में हो रहा होता है। तो ये बात कर रहे हैं कि किसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे, किसके ज़्यादा। अगर P9 वालों को तो नहीं अभी याद होगा, क्योंकि P9 वालों को तो मैंने अभी ये नहीं पढ़ाया था। 9th वालों को मैंने, जब आपकी क्लास हो रही थी स्कूल में, तब हमने ये जो एक्टिविटी है कम से कम 2 से 3 दिनों में कंप्लीट की थी। हमने पहले देखा था कि है क्या ये एक्टिविटी, फिर हमने एक दिन देखा था कि दोनों के स्टेप्स हमने कंपेयर किए थे, और कम से कम हमने उस तरह स्टेप देख लिए थे कि हमने n और n स्क्वायर में नहीं देखे थे, हमने काउंटिंग के लिहाज से 1 2 के लिहाज से स्टेप देखे थे। अगर आपको याद हो, आई थिंक एक के बन रहे थे 27, एक के शायद 14 15, मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने देखा था कि कैसे स्टेप्स एक के कम है, एक के ज़्यादा है। ठीक है, वो क्यों है वो आज हम दोबारा तो वो नहीं देखेंगे सारा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कैसे आप देख सकते हैं एक एक स्टेप पे कि कितने स्टेप लग रहे हैं, एक स्टेप के अंदर फर्दर कितने स्टेप्स लग रहे हैं। ठीक है, ये आप 9th वाले देख चुके हैं, वो उनकी रिवीजन हो जाएगी। P9 वाले बड़े ध्यान से देखेंगे आज, ठीक है। नहीं तो जब आप इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे, आपको मैं दोबारा बोर्ड पे भी अच्छी तरह बता दूंगा। ठीक है, वो मैं सारे स्टेप्स यहाँ नहीं कर सकता, वो काफ़ी टाइम लग जाएगा इस लेक्चर का, लेकिन आपको इतना बता दूंगा कि आपको समझ आ जाए, आप घर में खुद कर लेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं इस एक्टिविटी पे। एक्टिविटी 1.9 क्या थी, मैंने आपको बताया, आपने कंपेयर करने एल्गोरिथम नंबर 9 से। पहले एल्गोरिथम नंबर 9 की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 21। फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 to n2। वो कहता है आपने इवन नंबर्स फाइंड करने हैं, रेंज दी हुई है n1 to n2। अब उसने आगे ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई थी, क्या, वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1, कि n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए n1 से। ठीक है, अब हम यहाँ पे वही वैल्यूज रखते हैं जो हमने एल्गोरिथम नंबर 9 में रखी थी। ठीक है, यहाँ पे वही वैल्यू रखूंगा। मैंने आई थिंक 1 से स्टार्ट किया था, इसको हमने क्या कहा था 1, और इसको कहा था हमने 10। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू 1 और एंडिंग वैल्यू 10। यहाँ पे यही करते हैं। आप देख रहे हैं दोनों एल्गोरिथम्स में आपको कंपेयर करना है बेटा, इसको साथ साथ देखना है दोनों को, इसलिए मैंने दोनों लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और जब आप भी इस तरह समझे, एक पेज पे लाइन लगा के एक तरफ एल्गोरिथम नंबर 9 लिख लें और एक तरफ एक्टिविटी 1.9 लिख लें। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 1 और 2 दोनों के सेम है। दोनों में क्या हो रहा है, एक पे स्टार्ट हो रहा है और एक में इनपुट नंबर जो हो रहे हैं n1 n2, यहाँ भी n1 और n2। ठीक है, ये वेरिएबल्स है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे आए, पहले एल्गोरिथम नंबर 9 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 वहाँ क्या हो रहा है, इफ कंडीशन लगी हुई है कि क्या n1 छोटा है या इक्वल है। इफ n1 इज लेस देन इक्वल टू n2, क्या n1 की वैल्यू n2 से छोटी है या इक्वल है, ये डिसीजन हो रहा है इफ कंडीशन में। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इफ कंडीशन में कि ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और फिर स्टेप नंबर 4 में एक और इफ कंडीशन लग रही है। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं स्टेप नंबर 3 एक्टिविटी 1.9 का। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी इफ कंडीशन है, लेकिन दोनों में फर्क देख रहे हैं आपने। यहाँ पे वो स्टार्ट में देख रहे हैं क्या n1 ऑड है या इवन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉड का फंक्शन यूज नहीं हो रहा। स्टेप नंबर 4 में देखें, यहाँ पे आके मॉड का फंक्शन यूज है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पे मॉड फंक्शन यूज हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है मॉड को कैलकुलेट करना, इतना भी नहीं लगता, लेकिन चले डिफरेंस तो है ना कि यहाँ पे मॉड एक तो हो रहा है कैलकुलेट बेटा, एक तो ये हमने डिफरेंस देख लिया। यहाँ पे कहीं भी आप देख रहे हैं पूरे एल्गोरिथम में कहीं भी मॉड कैलकुलेट नहीं हो रहा। ठीक है, आगे देखते हैं शायद और भी डिफरेंस हो। अब दोनों को हम देखते हैं। सही, ये मैंने आपको बता दिया था, इसको मैं हर एक वैल्यू पे नहीं बता रहा, इसको मैं बताऊंगा। इफ n1 इज ऑड, अब मुझे बताएं क्या n1 की वैल्यू ऑड है, वैसे ही देख लेते हैं, देखने से पता लग जाएगा। n1 की वैल्यू क्या है बेटा इस वक्त 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दे। n1 की वैल्यू क्या ऑड है, यस, कंडीशन होगी हमारी ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होती है f की, तो जो इसके आगे होता है वो चलता है। वो क्या है, वो है सेट n1 टू n1 प्लस 1, कि क्या कर दो, ये प्रोसेसिंग हो रही है असल में, कि सेट कर दो वैल्यू या अपडेट कर दो वैल्यू n1 की n1 प्लस 1 से। ठीक है, तो n1 की वैल्यू हमारे पास पहले 1 थी, अब n1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2। यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ और ये 2 स्टोर हो जाएगा बेटा यहाँ पे जाके। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट n1 में क्या स्टोर हुआ इस वक्त पड़ा हुआ 2, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 2, और ये मैं 2 फिलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह, जैसे मैंने पिछले एल्गोरिथम नंबर 9 में साथ साथ वैल्यूज लिखी थी। ठीक है, अब अजान हो रही है, अजान की ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर मैं यहीं से आपको आगे कंटिन्यू करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने अभी रोका था। आउटपुट n1 की वैल्यू आपको पता है, आउटपुट स्क्रीन पे आ गई 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 5 पे पहले हम एक फ्लो कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको इससे कंपैरिजन भी करवाता हूँ। सेट n1 टू n1 प्लस 2। अच्छा, अब जब वैल्यू 2 हो चुकी है तो वो कहता है नेक्स्ट स्टेप में कि n1 की वैल्यू को कर दो सेट n1 प्लस
2 के, ठीक है। तो n1 में क्या पढ़ा था पहले 2, तो 2 + 2 = 4, तो ये 4 स्टोर हो जाएगा जाके n1 में, ठीक है। n1 की वैल्यू अपडेट होगी दोबारा, अब होगी 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एक इफ कंडीशन लगी हुई है, इफ n1 इज लेस देन n2, क्या n1 की वैल्यू n2 से छोटी है, देख लेते हैं। n1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूं, और n2 की वैल्यू हमारे पास शुरू से वही है जो चेंज ही नहीं हुई, 10। क्या 4 10 से छोटा है, यस, कंडीशन होगी ट्रू। तो कंडीशन जब ट्रू हुई तो फिर कहाँ जाओ, जो इसके बाद लिखा हुआ है गो टू स्टेप 4, स्टेप 4 पे जाओ। स्टेप 4 पे क्या है देखते हैं जाके। स्टेप 4 पे हम गए तो स्टेप 4 में उसने लिखा हुआ था आउटपुट n1। अब n1 ने बताया मुझे आखिरी बार क्या स्टोर किया हुआ था हमने, 4, तो ये वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, अब 2 के बाद 4, देख लें इवन नंबर से अभी तक प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। ये समझ आ गया एक फ्लो आपको। अच्छा, स्टेप 4 पे जाएगा, दोबारा देखेगा, ठीक है। अब मैं आपको जरा वापस आता हूँ इस एल्गोरिथम पे, ठीक है, ताकि मैं अब ये ना हो ना कि ये हम कंप्लीट कर लें वो आपका रह जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, गौर से देखें, यहाँ पे 2 इफ यूज हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 इफ यूज हो रहे हैं, लेकिन दोनों में आप डिफरेंस बताएं मुझे, गौर से देखें दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों इफ में है 2 इफ, ये सर इफ तो 2 ही है, लेकिन जहां लग रहे हैं वो देखें बेटा क्या डिफरेंट है। देखें यहाँ पे मल्टीपल इफ लग रहे हैं, जिसको आप नेस्टेड इफ कहते हैं, मतलब इफ के अंदर इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ का मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ, जिसे आप कहते हैं नेस्ट, घोंसले को कहते हैं ना, तो इस तरह एक इफ के अंदर एक और इफ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एक्टिविटी 1.9 पे 2 इफ लगे हुए हैं, लेकिन वो दोनों इंडिविजुअल है, वो नेस्टेड नहीं है। अब वो दोनों नेस्टेड कैसे नहीं है, देखें जरा। ये कंडीशन यहाँ स्टार्ट हुई और बस यहाँ पे आके एंड होगी, बस स्टेप नंबर 3 में ये कंडीशन खत्म होगी, स्टार्ट होगी एंड भी होगी। इसी तरह स्टेप नंबर 6 में ये कंडीशन स्टार्ट हुई और ये एंड भी इधर ही होगी, खत्म। लेकिन अब यहाँ पे आए, यहाँ पे कंडीशन स्टार्ट हुई लेकिन वो एंड कहाँ पे हो रही है, जब तक ये वाली ब्रैकेट क्लोज नहीं होती है, वो क्लोज होती है स्टेप नंबर 6 पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे खत्म हुई, तो दूसरी इफ कंडीशन है वो मैं ब्रैकेट से यहाँ तिहत्तर लगा रहा हूं ताकि आपको समझ आए, वो यहाँ पे बस खत्म हो रही है, बस वो यहाँ पे खत्म हो रही है। फिलहाल ब्रैकेट सही नहीं लगी लेकिन आप समझ लें फिलहाल, ठीक है, कि यहाँ पे ये वाली जो इफ कंडीशन है वो इधर खत्म हुई और ये वाली इफ कंडीशन यहाँ खत्म हुई, ठीक है। ये पहली वाली थी और ये दूसरी वाली थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अंदर है, ये नेस्टेड है, ठीक है। तो इसलिए ये भी डिफरेंस है कि यहाँ पे नेस्टेड इफ लग रहा है, मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे 2 सेपरेट इफ लगे हुए हैं, ठीक है, समझ आएगी। तो ये अगर ये चलेगा तो फिर ये भी चलेगा, फिर ये सारा प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पे बस एक चलेगा और आप ये भी देखिएगा, अभी जरा गौर से देखें। अब ये इफ कंडीशन दोबारा नहीं चलेगी, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम दोबारा आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, देखिएगा इफ कंडीशन भी दोबारा नहीं चलेगी, अब यही आखिरी 2-3 स्टेप्स चलते रहेंगे, ठीक है। अब वापस आ जाए इधर, एक दो और डिफरेंस है वो भी हम देखते हैं। इधर आ जाए जी, हमने 2 और 4 कर लिया था, ठीक है। अब आते हैं गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 पे क्या पढ़ा हुआ बेटा, n1 में 4 पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 पे आएगा, इसके बाद सेट n1 to n1 + 2। वो कहता है कि n1 की वैल्यू को n1 + 2 कर दो, कैसे देखते हैं। n1 की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, n1 की वैल्यू हमारे पास है 4 + 2 = 6, ये 6 स्टोर हो जाएगा n1 में जाके, तो n1 की वैल्यू हो गई 6। यहाँ पे n1 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 6, क्या 6 10 से छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू, तो यहाँ पे आएगा फिर गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 पे जाके अब n1 की वैल्यू क्या पड़ी हुई आखिरी 6, ये प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे 2 4 और 6, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा सेट n1 to n1 + 2। अब n1 की वैल्यू क्या है बेटा, n1 की वैल्यू हमारे पास है 6 और 6 + 2 = 8, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। n1 में क्या हो गया अब 8। अब यहाँ पे आए, क्या 8 10 से छोटा है, यस 8 इज लेस देन 10, तो कंडीशन होगी ट्रू, तो कहाँ जाएगा गो टू स्टेप 4, दोबारा इधर जाएगा। तो n1 में अब क्या पड़ा हुआ है बेटा 8 पड़ा हुआ है और ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा आपको एक कन्फ्यूजन होगी, प्रॉब्लम है यहाँ पे इस एल्गोरिथम में, यहाँ पे उसको इक्वल टू लिखना चाहिए था। अगर ये इक्वल टू यहाँ लिख देगा तब हमारा इस एल्गोरिथम का और इस एल्गोरिथम का आंसर सेम आएगा। अगर ये हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ये लेस देन का साइन रहने देंगे, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास बस यहाँ तक ये एल्गोरिथम चलेगा, इसके बाद 10 लिखा हुआ स्क्रीन पे नहीं आएगा, जो लिखे आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। लेकिन
वो आपको पता है यहाँ पे तो लिखा हुआ था 10, तो इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से समझा देता हूँ। देखिए फर्ज करें हम ये गलती अपनी ठीक नहीं करते, मतलब जैसे बुक में उसी तरह रहने देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम पहुंच गए थे, आउटपुट n1 तक पहुंच गए थे, स्क्रीन पे 8 प्रिंट हो गया। स्टेप नंबर 5 में आए, सेट n1 टू n1 प्लस 2। अब क्या करें, 8 वैल्यू थी, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे n1 की वैल्यू सेट हो गई बेटा 10। अब ये जो 10 है ये आएगा इधर। अब मुझे बताएं जरा गौर से देखिए, क्या 10 से छोटा है? कंडीशन होगी ये फॉल्स बेटा, 10 से छोटा नहीं है, 10 के इक्वल है। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती और ये हम जाते स्टेप 4 में और ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता 10, लेकिन इसमें कंडीशन फॉल्स होगी। गौर से देखिए 10 से छोटा नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या चलता है, एल्स। एल्स यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो एल्स जब नहीं लिखा होता तो जो स्टेटमेंट नेक्स्ट होती है, जो स्टेप नेक्स्ट होता है वो चलता है, वो क्या है, वो एंड है। अब जब फ्लो चार्ट एल्गोरिथम एंड हो जाएगा तो फिर बेटा आपके पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ हुआ अभी तक, 2, 4, 6 और 8। हालांकि हम चाहते थे 10 भी प्रिंट हो, तो उसके लिए बड़ा आसान काम करना है आपने यहाँ क्या लगा देना है, लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन। अब देखिएगा ये वाला 10 भी प्रिंट होगा, देख लेते हैं। अब देखिए कंडीशन ट्रू हो गई है, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। क्या 10 से छोटा है? नहीं, लेकिन इक्वल तो है ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो 10 इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 में अब क्या पड़ा हुआ है n1 में, 10 पड़ा हुआ है, तो ये जाके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 10 n1 में बड़ा हुआ है 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो 12 यहां जाके स्टोर हो जाएगा। अब 12 यहां लिखते हैं, क्या 12 10 से छोटा है या इक्वल है? अब ये दोनों कंडीशन हमारी बेटा फॉल्स हो गई है, ना 12 10 से छोटा है ना वो इक्वल है, बल्कि वो तो बड़ा है, तो कंडीशन होगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नहीं चलेगा गो टू वाला, डायरेक्ट एंड पे आ जाएगा। तो एंड पे आपके पास स्क्रीन पे अभी भी क्या प्रिंट हुआ होगा, 2, 4, 6, 8 और 10। ये तब होगा जब आप बेटा इक्वल साइन लगाएंगे, 10 तब आएगा जब इक्वल साइन यहाँ लगेगा। अगर इक्वल साइन यहाँ नहीं लगाएंगे तो सिर्फ 8 तक रहेगा, वो मैं आपको दिखा चुका हूं। आप ये बुक में ठीक कर सकते हैं, आप इसको इक्वल टू कर सकते हैं, तब दोनों एल्गोरिथम का आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये तो बेटा हो गई बात, मैंने आपको सारा समझा दिया, ठीक है। अब आ जाए जरा एक दो और डिफरेंस देख लेते हैं। एक डिफरेंस बेटा आप जरा एक और देखें गौर से, दोनों के हम आप देखें जरा सेट, यहां पे आप देख रहे हैं सेट n1 टू n1 प्लस 1, ठीक है। यहां पे एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और यहां पे देखें ऊपर तो चले एक का हो रहा है, लेकिन जो चीज बार बार यहां रन हो रही है उसके लिए इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, 2 का हो रहा है, n1 प्लस 2, मतलब यहाँ पे n1 प्लस 1 है और इधर n1 प्लस 2 है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपने जाना है, फर्ज करें मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ और मैंने यहाँ तक जाना है, तो अगर मैं 2 स्टेप्स लूंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, या अगर मैं एक स्टेप लूंगा तब जल्दी पहुंचूंगा? जाहिर है बेटा अगर मैं 2 स्टेप लूंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। अब फर्ज करें मैं एक स्टेप ले रहा हूँ, यहां से मैं इधर आ गया, ये मुझे टाइम लगा, लेकिन दोबारा मैं आता हूं। अब अगर मैं जंप मारूं, मतलब जंप से क्या होगा, मैं एक स्टेप से ज्यादा ले लूंगा। मैं फर्ज जंप कर रहा हूं, इधर जंप किया, जैसे मैंने जंप किया तो मैं जल्दी पहुंच गया अपनी इस जगह पे। तो जैसे मैंने जंप किया तो मैं जल्दी पहुंचा अपनी इस जगह पे, इसका मतलब है जल्दी मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे यही हो रहा है बेटा कि n1 प्लस 2 की वजह से आप जल्दी आपका एल्गोरिथम वर्क कर रहा है, मतलब टाइम ज्यादा नहीं लग रहा कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में, ठीक है। एक ये भी वजह है, बाकी वजह मैंने आपको बताई है। इसमें 2 इफ यूज हो रहे हैं, इसमें भी 2 हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक नेस्टेड इफ यूज हो रहे हैं, ठीक है। 2 मतलब एक नेस्टेड इफ यूज हो रहा है, एक इफ के अंदर एक और इफ लगा हुआ है, यहाँ पे 2 सेपरेट इंडिविजुअल इफ लगे हुए हैं, ठीक है। एक ये बात पढ़ी। एक बात हमने पढ़ी कि मॉड यहाँ पे यूज हो रहा है, मॉड फंक्शन, यहाँ पे मॉड फंक्शन यूज कहीं भी नहीं किया हमने, इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा ईजी है, ठीक है। ईजी तो हमारे लिए, लेकिन कंप्यूटर के लिए भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि उसको प्रोसेसिंग में टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको जब आप क्लास में आएंगे तब आपको लिखवा दूंगा वर्ड्स में। फिलहाल आप इतना समझ रहे, जो मैंने आपको पॉइंट्स में बताया वही फिलहाल लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे, ठीक है। लेकिन हम क्लास में आके इंशाल्लाह इसको सही तरह लिख लेंगे, समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। एक चीज मैंने नहीं बताई वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ तो हमने देखा था क्या n1 ऑड है या नहीं है, तो फर्ज करें हम ये कंडीशन क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं। अब अगर हम ये कंडीशन फॉल्स करेंगे तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स कैसे करेंगे बेटा, हम ये पहले स्टेप 3 वाली देखें। अगर हम स्टार्ट करें n1 की वैल्यू को 0 से, कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं, गौर से देखिएगा बेटा, n1 की वैल्यू 0 है, यहां पे आएगा इफ n1 इज ऑड। क्या n1 ऑड है, क्या 0 बेटा ऑड है, नहीं, 0 तो इवन नंबर है, यहां पे 0 आ गया, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो तब आपको पता है ये वाला नहीं चलता, इसके नेक्स्ट स्टेप चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आउटपुट n1 में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, 0, तो ये 0 भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 था, अब यहाँ आ जाएगा 0,
इस तरह भी ये 2। अब ये देखिएगा कैसे फ्लो चार्ट रन होगा। देखिए अब कैसे ये एल्गोरिथम बेटा रन होगा, अब देखते हैं। n1 इज ऑड सेट, यहाँ पे हमने कंडीशन देख ली थी, आउटपुट n1 स्क्रीन यहाँ 0 प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेट n1 टू n1 प्लस 2, n1 टू n1 प्लस 2 करके देख लेते हैं। यहाँ पे n1 की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू आपको पता है 2, तो 2 यहाँ आके इधर स्टोर हो जाएगा। सेट n1, ठीक है। अब देखिए n1 की वैल्यू क्या है 2, क्या 2 छोटा है 10 से, यस कंडीशन होगी ट्रू। तो गो टू स्टेप 4, स्टेप 4 पे n1 की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 2, तो स्क्रीन पे 2 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह बेटा ये चलता रहेगा आपके पास एल्गोरिथम जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और वो 12 पे होगी अगर आपने ये इक्वल टू लगाया है। अगर इक्वल टू नहीं लगाया हुआ तो ये 10 वाले पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये मैंने आपको सारा बता दिया, आप रिवाइंड करके या देख सकते हैं इजीली, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, 0 से भी बता दिया, अगर 0 से आपने स्टार्ट करना हो तो कैसे ये एल्गोरिथम रन करेगा, ठीक है। आप 1 से कर लें, आप 2 से कर लें, 2 से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 2 से भी लिखना शुरू कर देगा वो, जैसे मर्जी करें। बस इन दो में ये मैंने आपको बताया है कि तब आंसर सेम आएगा अगर आप ये इक्वल टू का साइन डालेंगे। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो फिर आपका आंसर एक जैसा नहीं आएगा। एक और बात, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको भी आपको फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी आपने ध्यान रखना है, ठीक हो गया। ये बेटा हमने अब कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं जो हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक है उस पर, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट केसेस का कोई नहीं है, बस मैंने आपको समझाना था इन दो में क्या यही उसने एक्टिविटी दी हुई थी, ठीक है। तो हमने 4-5 पॉइंट्स निकाल लिए कि क्या दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। सिंपल है बेटा, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि हम ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं दोनों, तो अब उसने डिफरेंस बता दिया हमें। स्टोरी एंड मूवी, वो कहता है यही डिफरेंस है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में जो एक स्टोरी और मूवी में है। अब देखिए स्टोरी आप बेटा जब लिखते हैं तो आप ज्यादातर वर्ड्स लिख रहे होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें बहुत कम होता है कि पिक्चर्स हो। जो पुरानी स्टोरीज होती थी उनमें आपने स्टोरीज बुक्स अगर पढ़ी हो, जो पुराने दौर की होती थी उसमें सिर्फ वर्ड्स ही होते थे, मतलब कोई पिक्चर नहीं होती थी, ठीक है। तो वो आप कह सकते हैं वो क्या एल्गोरिथम है। मूवी में क्या होता है, मूवी में एक तो पिक्चर्स भी होती है और मूविंग पिक्चर्स होती है, मतलब वो पिक्चर को मूव करके वो एक वीडियो बन जाती है, वीडियो क्लिप बन जाता है और वो मूवी की तरह हमें लगता है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि एल्गोरिथम आप समझे स्टोरी है और जो मूवी है वो क्या है फ्लो चार्ट है, क्योंकि उसमें सिंबल्स हो रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ शेप्स यूज हो रही होती है, ठीक है। और भी उसने डिफरेंस बताया हुआ है, वो कहता है कि जो एल्गोरिथम है वो ज्यादातर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। जाहिर है देखिए हमने सारा जो एल्गोरिथम लिखा है वो हम आसानी से इंसान समझ सकते हैं, इंसान की लैंग्वेज, इंसान की जुबान हमने अपनी जुबान में लिखा है, मतलब अपनी जुबान का मतलब हम जो समझ आती है इंग्लिश उसमें लिखा है, और हम इसको इजीली फिर समझा भी सकते हैं दूसरों को और खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन जो फ्लो चार्ट है उसमें भी वैसे इंग्लिश ही लिखते हैं, लेकिन उसमें जरा सिंबल यूज हो जाते हैं। वो कह रहा है बस ये डिफरेंस है, वहां पे सिंबल्स हो रहे हैं, आप बजाय कि इंग्लिश तो लिखती है साथ उसके सिंबल्स भी आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं, ठीक है। पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ, फिर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं दोनों के। इसके भी डिसएडवांटेज है एल्गोरिथम के, और फ्लो चार्ट के भी डिसएडवांटेज, फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस भी हैं और एल्गोरिथम के एडवांटेजेस भी। तो पहले हम ये पैराग्राफ में आपको पढ़ा रहा हूँ, पेज नंबर 23। डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट is just like the difference between a story and a movie. As we have studied that a flowchart is a graphical representation of the process to solve a problem. हमने देखा है कि फ्लो चार्ट है वो बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। Process to solve a problem, but an algorithm writes the same steps in human understandable language. लेकिन जो algorithm है वो उन्हीं steps को जो फ्लो चार्ट वाले हैं उनको वो human understandable फॉर्मेट में लिख देता है, ठीक। ये डिफरेंस है दोनों में। आगे आते हैं बेटा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। सबसे पहले पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। ये मैंने आपको थोड़ी डिफरेंट वर्डिंग में लिखा हुआ है, आसान वर्डिंग में पॉइंट्स की फॉर्म में। अभी मैं आपको बुक से भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, बुक से तो बस हमने रीड करना होगा सिर्फ और शॉर्ट क्वेश्चन देखने होंगे। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, क्या एडवांटेज है बेटा इसके। नंबर 1, इजी टू ड्रॉ, मतलब ड्रॉ करना बड़ा इजी, आपको जाहिर है शेप्स मैंने बताया भी था, शेप्स और सिंबल्स बनाना हमारे लिए जरा इंटरेस्टिंग भी होता है और इजी भी लगता है हमें, तो इसलिए वो कहते हैं इजी टू ड्रॉ। इजी टू अंडरस्टैंड, अच्छा ड्रॉ तो कर लिया, अब अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। हम देख लेते हैं जहां पे डायमंड सिंबल है इसका मतलब है डिसीजन हो रहा है, पैरेललोग्राम है इसका मतलब है इनपुट या आउटपुट हो रही है, रेक्टेंगल सिंबल है तो प्रोसेसिंग हो रही है, फ्लो लाइंस फ्लो बताती है हमें। इस तरह बेटा हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, अच्छा एरर्स को आइडेंटिफाई या पहचानना, एरर्स की आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमने सिंबल्स में ड्रॉ किया होता है, लिखा होता है सारा कुछ, तो हमारे लिए इजी हो जाता है एरर्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आगे इजी टू ऑब्जर्व फ्लो,
अच्छा, फ्लो बड़ा आसान होता है हमारे लिए समझना। ऑब्जर्व का मतलब होता है मुशाहिदा करना। मतलब यहाँ पे ये है कि हम फ्लो लाइंस की मदद से देख लेते हैं ये फ्लो चार्ट का इधर से इधर जा रहा है, फिर डिसीजन हो रहा है, सारा मैंने आपको करके दिखाया था फ्लो चार्ट के जो मैंने लेक्चर्स आपको दिए थे पिछले, ठीक है। उसमें सब मैंने आपको फ्लो भी दिखा रहा था, फ्लो 1, फ्लो 2, फ्लो 3, कितने फ्लो है आपके पर्टिकुलर फ्लो चार्ट को, सारा हमने देखा हुआ है, तो आपको अब समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं डिसएडवांटेज भी है। बेटा हर चीज का एडवांटेज होता है तो साथ उसका क्या होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। इस साथ साथ चलते हैं दोनों, तो देखते हैं क्या है इनकी डिसएडवांटेजेस। दो है वैसे तो और भी, लेकिन आपकी जो बुक के लिहाज से उन्होंने दो लिखे हुए, ठीक है। तो क्या है, मोर टाइम रिक्वायर्ड। अच्छा, टाइम बड़ा लगता है, आपको पता है बेटा शेप्स को ड्रॉ करने में टाइम ज्यादा लगता है। अब आप शेप बड़े कोशिश करते हैं ध्यान से ड्रॉ करने, अगर नीट काम कर रहे हैं तो आप स्केल से ड्रॉ, मैंने भी आपको कहा है जब आप नीट काम करें तो स्केल से ड्रॉ करने की कोशिश करें ताकि नीट काम अच्छे बने। और हमने पढ़ा भी था ये, अगर आपको 8th क्लास में याद हो कि हमने एक गाइडलाइंस पढ़ी थी फ्लो चार्ट की कि इट शुड बी नीट एंड ईजी टू फॉलो, मतलब नीट होना चाहिए काम आपका, ठीक है। तो जब आप नीट करेंगे काम तो ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा जब पहली बार कर रहे होंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यही काम जल्दी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लो चार्ट इज नॉट इजी। अच्छा, इसको चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफाई करना फ्लो चार्ट को आसान नहीं है इतना, क्योंकि बेटा बहुत से सिंबल्स होते हैं, आप एक को अरेज करेंगे फिर दूसरा लिखेंगे उसकी जगह, या इस तरह आपको बार बार मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और मुश्किल भी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। ये हमने पढ़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, पहले हम इनको बुक से पढ़ लेते हैं। सेम वही है, एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट, इजी टू ड्रॉ, इजी टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसको इससे। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स इफ एनी, मतलब अगर कोई एरर्स हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर, अब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए आप इजीली फ्लो को अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो लाइंस। आगे है बेटा डिसएडवांटेज, मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, ये मैंने बता रही है टाइम ज्यादा लगता है नीट जो हम बनाते हैं। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, मतलब हर बार इसको मॉडिफाई करना भी इजी नहीं होता, मुश्किल हो जाती है। आप खुद अगर देखें, आपने फ्लो चार्ट बनाया प्री 9th वालों ने भी 9th वालों ने भी, कितनी मुश्किल होती है आपको एक फ्लो चार्ट को चेंज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। अब बेटा ये सूटेबल नहीं है लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए, ये मैंने यहाँ शायद पॉइंट लिखा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, बुक से हमने पढ़ा दिया है, मैंने आपको बुक से पढ़ा दिया, आप बुक से देख लीजिएगा कि बेटा सूटेबल नहीं है वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए। क्यों बेटा, क्योंकि आपको मल्टीपल कनेक्टेड सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं और बहुत से सिंबल होते हैं। आपको अगर मुश्किल हो जाए ना कि फ्लो चार्ट, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको समझना, मतलब आप पहले से ड्रॉ किया हुआ फ्लो चार्ट दे दिया किसी ने आपको ड्रॉ करके और वो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, तो आपको उसको देखना भी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब आप समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको अगर बड़ी प्रॉब्लम है या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है कि नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब बेटा जो इसके है ना एडवांटेजेस वो बन जाएंगे इसके डिसएडवांटेज, और जो इसके डिसएडवांटेज है वो बन जाएंगे इसके एडवांटेजेस एल्गोरिथम, लेकिन सारे नहीं, कुछ कुछ होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से। पहला एडवांटेज फ्लो एल्गोरिथम का, इजी टू राइट, मतलब राइट करना इसको क्या है, इजी है, ठीक है, मतलब आप इजीली इसको राइट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज में होता है। इजी टेक्निक्स भी बहुत इजी है बेटा, टेक्निक्स मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स के लिए यूज होती है कि आपने किस टेक्निक से लिखना है, वो आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मतलब लेकिन टेक्निक्स वो इजी होती है। टेक्निक्स आप भी समझ लें, मेथड लिखने का तरीका, इस तरह कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इजी टू सॉल्व लार्ज प्रॉब्लम, ये हमने पढ़ा था डिसएडवांटेज फ्लो चार्ट का, जो यहाँ एडवांटेज बन गया है किसका, एल्गोरिथम का, कि इजी टू सॉल्व लार्ज प्रॉब्लम्स, के लार्ज प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं किससे, एल्गोरिथम से, ठीक है। क्योंकि बेटा, क्योंकि वहां सिंबल्स नहीं होते, यहाँ पे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं। अब डिसएडवांटेज देखते हैं कुछ एल्गोरिथम के। मॉडिफिकेशन आपने देखा दोनों का क्या है डिसएडवांटेज, दोनों की मॉडिफिकेशन बेटा इजी नहीं है। क्यों नहीं है इजी, क्योंकि दोनों के अगर स्टेप ज्यादा हो जाए तो आपको बहुत मुश्किल होगी इसको चेंज करने में, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन चीज होगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है फ्लो। अच्छा बेटा, फ्लो एल्गोरिथम में हमें खुद मतलब लाइन से या एक एक स्टेप में एरो डाल के खुद देखना पड़ता है या हाथ रख के देखना, जैसे मैं आपको फ्लो बताता हूँ, हाथ रख के वैल्यूज दिखा के, ठीक है, वैल्यूज पुट करके। फ्लो चार्ट में आप फ्लो लाइन से इजीली वो फ्लो दिखा सकते हैं, पता सामने से पता लग रहा होता है कि लाइन जहां जा रही है फ्लो लाइन वो फ्लो है उसका। एल्गोरिथम में हमें एक एक देखना पड़ता है, फ्लो जरा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए देखना, लेकिन हमें खुद मैन्युअली उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका क्या है डिसएडवांटेज। यूज ऑफ गो टू, अच्छा यूज ऑफ गो टू बेटा यहाँ पे होता है एल्गोरिथम में। फ्लो चार्ट में हमने देखे गो टू कहीं भी यूज नहीं किया, हम गो टू की जगह वहां क्या यूज करते हैं, हम वहां फ्लो लाइन यूज कर लेते हैं। फर्स्ट करें अगर एक कंडीशन इफ कंडीशन है वो अगर फॉल्स है
ठीक है, फिर से फॉल्स होगी तो हम उसको एरो डाल के ले जाते हैं कि भाई इस फ्लो में चले जाओ। लेकिन यहाँ पे हमें गो टू स्टेटमेंट लिखना पड़ता है बार बार। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है गो टू, यहाँ भी लिखा है हमने गो टू, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वो कह रहा है डिसएडवांटेज है एल्गोरिथम, थोड़ा मुश्किल हो जाता है गो टू को यूज करना। ठीक है, अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम: इजी टू राइट, टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड। जो जो टेक्निक्स हैं वो आसानी से आप समझ सकते हैं। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल। लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एल्गोरिथम हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम: मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। अब यहाँ पे बात हो रही है एग्जिस्टिंग की। एग्जिस्टिंग का मतलब वही है जो पहले से मौजूद एल्गोरिथम, उसको आपको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो आपने नहीं बनाया होता, किसी और ने बनाया होता है। आप उसको चेंज, अगर आपने भी बनाया हो बेटा और बहुत अरसा हो गया तो आपको देखना पड़ेगा पहले मैंने क्या लिखा था इसमें, क्या उसमें पहले सोचा था। ये सब चीज़ें मॉडिफिकेशन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम की बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह फ्लो चार्ट की भी चीज़ सेम है, ये चाहे एग्जिस्टिंग हो या न्यू हो, दोनों में आपको देखना पड़ता है, उसकी मॉडिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज नॉट वेरी इजी। अच्छा, यहाँ पे वही मैंने आपको बताया कि फ्लो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए इतना आसान नहीं होता है एल्गोरिथम में दिखाना, लेकिन फ्लो चार्ट में ये इजी होता है। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। अब यहाँ पे एरर्स को आइडेंटिफाई करना बेटा मुश्किल होता है। जो यहाँ पे इजी था यहाँ पे जरा मुश्किल है। मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी थी। गो टू की वजह से बेटा एरर्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको बार बार उस स्टेप में जाना पड़ता है। गो टू उस स्टेप पे जाओ फिर दोबारा आओ, मतलब आप दोबारा उसी स्टेप पे जा रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। ठीक हो गया। अब बेटा शॉर्ट क्वेश्चन देख ले, जो 9th वाले उनके लिए नोट्स जो मौजूद है उनके, उसमें से आप देख ले क्वेश्चन नंबर 58, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट। फिर 9th वाले ये क्वेश्चन खुद लिख ले। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट आ रही है आपने बेटा 4 एडवांटेज है, चारों लिखने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, राइट डाउन डिसएडवांटेज ऑफ अ फ्लो चार्ट। यहाँ पे आपने 3 हैं, आपने तीनों ही लिखने हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेज पेज नंबर 23 पे है और 24 पे लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 60, राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के भी आपने बेटा 3 एडवांटेज लिखे हुए, तीनों लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, राइट डाउन डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। ये भी आपने 3 है, तीनों ही लिखने। अगर पेपर में कहा हो एनी 2 तो फिर आप एनी 2 मतलब कोई से 2 ही लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गई, चाहे वो एडवांटेजेस हो या डिसएडवांटेजेस हो। ठीक हो गया। यहाँ पे बेटा हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने इस पूरे लेक्चर में एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम देखा, उसके बाद फिर हमने एक थोड़ा सा डू यू नो देखा, उसके बाद हमने एक एक्टिविटी देखी 1.9 जिसका कंपैरिजन था एल्गोरिथम नंबर 9 से। उसके बाद हमने आखिर में देखा एडवांटेज और डिसएडवांटेज फ्लो चार्ट के। उससे पहले हमने थोड़ा सा देखा था डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारा ये कंप्लीट हो गया टॉपिक 1.4। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ पे हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। थोड़ा आवाज़ का मसला हुआ होगा, जुकाम है, मुझे नज़ला, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ शायद आपको सही ना आई हो, लेकिन कोशिश की है मैंने आपको जितना इजीली समझा सकूं। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, ना समझ आए तो आपको पता है कि आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर हमसे ईजिली रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, 9th वालों के लिए तो ईजी होगा क्योंकि उन्होंने पहले ये समझ लिया क्लास में। प्री 9th वालों की थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन कोई मसला नहीं, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।